नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निकार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संगम तट पर ढोल नगाड़ों के साथ हाथी घोड़े पर सवार अखाड़ों का आगमन जारी। सुबह 6:15 पर महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े ने किया पहला अमृत स्नान। महाकुंभ में आम श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था। मकर संक्रांति के साथ देश भर में आज बिहू और पोंगल की भी फैली खुशियां। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में पतंग महोत्सव में लेंगे भाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मौसम करेंगे लॉन्च। आधुनिक तकनीक के जरिए मौसम और जलवायु को बेहतर तरीके से समझने में मिलेगी मदद। दिल्ली के चुनाव प्रचार में आज भी उतरेंगे सभी दलों के दिग्गज। मुख्यमंत्री आतिशी समेत कई प्रत्याशियों का नामांकन भी आज। और भारत की खो खो विश्व कप में शानदार शुरुआत। रोमांचक उद्घाटन मैच में नेपाल को 42-37 से दी मात। और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में अमृत स्नान सबसे बड़ा पर्व है। अमृत स्नान प्राचीन परंपराओं और संस्कृति के साथ ही भारत की आध्यात्मिकता और आस्था का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर आज आस्था के इस सबसे बड़े महाकुंभ में साधु सन्यासियों का दल ढोल नगाड़ों के साथ हाथी घोड़े पर सवार होकर अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर निकल रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने सुबह 6:15 बजे अमृत स्नान के लिए निकले। संस्कृति के प्रति आस्था और परंपराओं का पालन करते हुए लाखों श्रद्धालु मार्ग में हर हर महादेव और हर हर गंगे के उद्घोष से उनका स्वागत कर रहे हैं। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के साधु आज त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे, जो गंगा, यमुना और रहस्यमय सरस्वती नदियों का पवित्र संगम है। आज का पहला अमृत स्नान महाकुंभ की उस प्राचीन परंपरा का प्रतीक है, जो सदियों से भारत का अभिन्न हिस्सा रही है। फसलों का त्योहार मकर संक्रांति आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का पर्व हेमंत ऋतु की समाप्ति खत्म होकर शिशिर ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है और इसी दिन से दिवस की अवधि बढ़ने लगती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी उसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। इस त्योहार को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में भोगाली बिहू और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे। पीएम मोदी देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम का शुभारंभ करेंगे। इस मिशन का लक्ष्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों एवं उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों को कार्यान्वित करते हुए उच्च स्तरीय क्षमता को हासिल करना है।
ये मौसम और जलवायु प्रक्रियाओं की समझ को बेहतर बनाने, वायु गुणवत्ता डेटा प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इससे लंबे समय में मौसम प्रबंधन और हस्तक्षेप की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी करेंगे। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम दिल्ली के नारायणा विहार में आयोजित लोहड़ी उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोहड़ी की पवित्र अग्नि को प्रज्वलित किया। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति और लोहड़ी उत्सव के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया, जिसमें कई पारंपरिक प्रस्तुतियों ने भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि देखने को मिली। इस दौरान उन्होंने लोहड़ी की पवित्र अग्नि प्रज्वलित की और वहां उपस्थित लोगों के साथ बातचीत भी की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कल होने वाली UGC नेट परीक्षा स्थगित कर दी है। इस तिथि पर मनाए जाने वाले पोंगल, मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। एजेंसी ने परीक्षा स्थगन से संबंधित नोटिस आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर अपलोड किया है। हालांकि 16 जनवरी 2025 को होने वाली परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। आज भी भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता प्रचार करेंगे। सभी दलों के उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और घर घर जाकर प्रचार कार्य में जुटे हुए हैं। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। कल आतिशी रोड शो में देरी होने की वजह से नामांकन दाखिल नहीं कर पाई थी। आतिशी कल नामांकन दाखिल किए बिना अवध ओझा के वोट ट्रांसफर मामले में चुनाव आयोग पहुंची थी। अवध ओझा अभी ग्रेटर नोएडा के मतदाता हैं। चुनाव लड़ने के लिए उन्हें दिल्ली का मतदाता बनना होगा। और दिल्ली में सियासी जंग तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर खूब आरोप लगा रहे हैं। आपने चुनाव आयोग में भाजपा के नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ पैसे बांटने, कंबल बांटने और जॉब कैंप आयोजित करने के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। केजरीवाल की शिकायत के बाद नई दिल्ली के सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने संयुक्त पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस की IFSO इकाई और तिलक मार्ग के स्टेशन हाउस ऑफिसर के आरोपों की जांच करने और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127A के तहत उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और वहीं दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मुकेश अहलावत पर एक युवक ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि मुकेश अहलावत उनके मोहल्ले में चुनाव प्रचार के लिए आए थे। इस दौरान जब युवक ने गली की मरम्मत को लेकर सवाल पूछा तो उसके साथ मारपीट की गई। मुकेश अहलावत के समर्थकों ने उसकी मां को भी धक्का दिया। आपको बता दें कि मुकेश अहलावत वर्तमान में आम आदमी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है। बात करें खेलों की तो खो खो विश्व कप के पहले संस्करण के पहले मैच में भारत ने नेपाल को 42-37 से हरा दिया। मैच में भारतीय टीम का ऑलराउंड प्रदर्शन देखने को मिला। टर्न 1 के 60 सेकंड के भीतर ही भारत ने नेपाल के 3 डिफेंडर्स को निपटा दिया। टर्न 1 में 3 मिनट बाकी रहते ही भारत ने 14 अंक की बढ़त बना ली थी। आज भारत का सामना ब्राजील से होगा। विदेश मंत्री के रूप में स्पेन के अपने पहले दौरे पर डॉक्टर एस जयशंकर आज भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने स्पेनी समकक्ष जोस मैनुअल अल्वारेज के साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ घनिष्ठ साझेदारी के लिए प्रयासरत है और भविष्य में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इसकी उपस्थिति और अधिक स्पष्ट होगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत स्पेन के साथ 10 अरब यूरो का द्विपक्षीय व्यापार है।
प्रत्यक्ष कर चालू वित्त वर्ष में अब तक देश के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगभग 16% वृद्धि हुई है और ये 16,90,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी लगभग 20% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इसी अवधि में लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का कर संग्रह किया गया था, जिसकी तुलना में ये काफी अधिक है। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, दीपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।